जैसा कि आपको पता है, हमने हिस्ट्री का एक पोर्शन शुरू किया था, शुरुआती दौर, आरंभिक काल। ठीक है, और इसको हम आगे बढ़ाए। ठीक है, इसको सबसे पहले आप सभी का स्वागत है द यूनिक स्टडी सेंटर, द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो हम बात कर रहे थे इतिहास की भाई, और इतिहास में हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया था, और उसके बाद हमने शुरू किया है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मिड हिस्ट्री, मिड हिस्टोरिकल एज या पीरियड। ठीक है, इस समय हमने क्या पढ़ा था कि मानव अपना विकास करने लग गया था। यहाँ पर हमने इसके अंत में, प्रागैतिहासिक काल के अंत में हमने देखा था कि मानव के द्वारा कृषि, आवास, वस्त्र, मनके यानी मटके, बर्तन, औजार, इनका क्या है निर्माण हो चुका था। और यहाँ पर नवपाषाण काल में ये सारी घटनाएं हुई थी। ठीक है, यानी मानव अब आदि मानव से क्या है, ये सभ्य मानव की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर आग पर नियंत्रण करना सीख चुका था ये। ठीक है, आग का प्रयोग करना सीख गया था कि आग से भोजन पकाना है। पहले तो कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे अब क्या है, अब यहाँ पर उत्तर पाषाण काल, इस नवपाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल कहते हैं भाई, पाषाण काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक धातु जो कि तांबा यानी Cu क्या है, इन्होंने खोज की थी इसकी, और यहीं से एक नया युग शुरू होता है जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल या मिड हिस्ट्री या मिड हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। क्योंकि अब क्या है, मानव सभ्यताओं के रूप में क्या है विकसित हो जाएगा यहाँ पर। यानी अब क्या है, ये समूह में रहा। अब ये समूह में रहेगा तो ऐसा क्या हुआ कि सभ्यताओं का निर्माण हुआ। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि समूह से ही क्या है सभ्यता का निर्माण हुआ। इसका मुख्यतः कारण यही है कि कृषि करनी आ गई इनको, और कृषि करने से क्या हुआ है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक कृषि का यानी फसलों का उत्पादन हुआ, उससे व्यापार हुआ, व्यापार से धन दौलत आई, व्यापार हुआ। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना हुई। ठीक है, और इनकी यहाँ पर दिनचर्या बदल जाती है। इसी युग में शिल्पकार आ जाएंगे, वास्तुकार आ जाएंगे, भवन यानी स्थापत्य कला आ जाएगी, यानी भवन निर्माण की पद्धति आ जाएगी। यानी हमें स्पेशली इस चीज में पढ़ना है सभ्यताओं का उदय, सभ्यताओं का उदय। इसमें यही पढ़ना है हमें, सभ्यताओं का उदय। और इन सभ्यताओं का उदय किस प्रकार हुआ है, निरंतर कृषि, व्यापार, ठीक है, इनसे ही क्या है
तो लोगों ने बहुत सारी क्या है क्रियाकलाप किए हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप किए हैं। तो सभ्यता का पालना एक क्वेश्चन है भाई कि सभ्यता का पालना। अब देखो, मानव का पालना, मानव का पालना यानी मानव जहां से विकसित हुए हैं, यानी मानव, आदि मानव सबसे पहले कहाँ मिले हैं, उसके अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सर ये मिलते हैं अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप, महाद्वीप। इसको अंधद्वीप भी कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी जो भी काफ़ी देश हैं जो मोस्टली गरीब हैं। इसी में नील नदी बहती है, नील नदी। और नील नदी की हम आगे पढ़ेंगे कि मिस्र की सभ्यता की देन है। मिस्र की सभ्यता से ही हमें विज्ञान में एक कला है जिसको हम रसायन विज्ञान बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा उत्पाद तैयार करेंगे जो शरीर या बॉडी को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखेगा, जिसे मम्मी बनेंगे भाई। तो ये चीज़ें हमें आगे पढ़नी है। तो ज़्यादा समय की बर्बादी न करते हुए हम सभ्यताओं का एक दौर देखते हैं। सभ्यताओं का दौर देखने से पहले हम देखेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने इसके बारे में हमें जानकारी दी है। अगर आपको देखना है तो पहले हमने एक 2 वीडियो और डाल रखी हैं द यूनिक स्टडी सेंटर पर। अगर देखोगे तो वहाँ पूरा विस्तार पूर्वक समझाया गया है कि 1826 में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति हैं जो पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष हैं, वो क्या है वहाँ पर काम कर रहे थे रेलवे लाइन बिछाने का, तो उसे कुछ ईंटें मिलती हैं, बस इतनी जानकारी यहाँ तक। लेकिन इस पर गौरतलब नहीं किया गया। बाद में जब लोग यहाँ से ईंटें उठाने लगे, यहाँ से क्या उठाने लगे, ईंटें उठाने लगे, तो यहाँ से क्या है, उसे एक दीवार दिखाई दी है, तो आगे इस चीज को 1853 से 1862 में एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम है कनिंघम, पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्योंकि अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से सीधा कंट्रोल, क्योंकि यहां 1857 की क्रांति होगी और 1857 की क्रांति से ईस्ट इंडिया के कारनामों का पता चलेगा कहां पर, ब्रिटेन में। और ब्रिटेन की महारानी है वो क्या निर्णय लेंगे भाई, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या नहीं करेगी, व्यापार नहीं करेगी। जो उन्होंने जो अत्याचार ढाए हैं उनको अभी यहाँ पर समाप्त होगा और डायरेक्ट क्या है 1857 में ताज का शासन आएगा, ताज का शासन। और ये हमें पॉलिटिकल में पढ़ना है। 1773 से 1857 और 1857 से 1947 का भारत, ये आगे चीजें। तो इस व्यक्ति ने सबसे पहले तमिलनाडु में एक स्थान है, तमिलनाडु में एक स्थान है पल्लवरम, और ये क्या है मद्रास,
और मद्रास का प्राचीन नाम, मद्रास का जो अब वर्तमान में नाम है वो है चेन्नई। चेन्नई मद्रास का प्राचीन नाम, मतलब अभी जो मद्रास है तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है, और चेन्नई का पुराना नाम क्या है, मद्रास था। तो यहां पर इसे क्या मिलती है सर, इसको पहले मिलती है हैंड एक्स। हैंड एक्स इसका अर्थ होता है कि मानव हाथ, एक कुल्हाड़ी। एक कुल्हाड़ी मिलती है। तो यहीं से अगर 1826 वाली घटना को देखें तो सबसे पहले जानकारी, आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी। तो इसको हम इतिहास में आद्य ऐतिहासिक काल के जनक मानते हैं चार्ल्स मैसन को। और आपको कमेंट में बताना है कि प्राज्ञ ऐतिहासिक काल के जनक कौन हैं। और उन्होंने, एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया भाई, अभी ध्यान आया है। ये चीज जो मिलेगी ना, ये मिलेगी रॉबर्ट ब्रूसफुट को। रॉबर्ट ब्रूसफुट को। अब ये तो कमेंट करने की आवश्यकता है ही नहीं, हमने बता दिया, ये तो करने की है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमने बता दिया भाई। तो कुछ और लेके आएंगे क्वेश्चन जो आपको अच्छी आपकी समझ को विकसित करेंगे। हमें चीजें इसीलिए पढ़नी है क्योंकि हमारी जो हमारा जो मस्तिष्क है उसको विकसित किया जा सके। और हर चीज की अपनी जिंदगी में एक अहमियत होती है। कोई भी चीज जिंदगी में व्यर्थ नहीं होती। कोई चीज, अगर कोई भी घटना अगर आपके जीवन में घटी है तो वो आपको सुधारने के लिए आई है, ठीक है। तो यहां से अब हमने सिंधु सभ्यता पढ़ी थी। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर है सिंधु, क्योंकि अधिकतर जो किस मैदान में, सिंधु और यमुना। लेकिन एक इतिहासकार कहते हैं कि इसके जो मध्य में एक और नदी थी जिसका नाम सरस्वती है, और इस सरस्वती को मानते हैं घग्गर नदी। क्योंकि अगर आप देखोगे कि सरस्वती नदी का ऋग्वेद में क्या है चर्चा होगी, और यहीं से कुछ चीजें हैं जैसे कि महाभारत आएगी। महाभारत अगर आपने देखी हो तो उसमें गीता का उपदेश है, और गीता का उपदेश सरस्वती के नदी के तट पर दिया गया है, जो कि ब्रह्म सरोवर जो वहां पर है अभी कुरुक्षेत्र में, इसीलिए इसे धर्मनगरी का नाम दिया गया है। तो यहाँ जितनी भी ज्यादा स्थल मिले हैं ना, सबसे ज्यादा स्थल वो यहीं पर मिले हैं सरस्वती नदी के। तो अब इतिहासकार इसको सरस्वती सिंधु घाटी, सरस्वती घाटी या सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण इसका अभी हो गया है फिलहाल में। इतना समझ में आया होगा। हमने जो वीडियो डाल रखी है, हमने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब, किसने, क्यों, कैसे की, वहां से क्या क्या चीजें मिली हैं, हड़प्पा में और मोहनजोदारो में क्या असमानताएं थी, किस आधार पे एक को नगरीय, एक को धार्मिक और एक सामाजिक राजनीतिक तौर पे दिया गया है, और ठीक है। तो आगे चर्चा होगी विभिन्न स्थलों की, जिसमें हमारा पहला स्थल है रोपड़। रोपड़, एक मिनट, तो रोपड़ ये पंजाब में है, और सतलुज नदी के
तट पर। आप क्या बता सकते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम नदियों के तटों पर रहने का स्थान क्यों चुना? क्योंकि आप अधिकतर देखेंगे जितने भी जो प्राचीन काल के जो स्थल हैं वो या तो किसी घाटी के बीच में हैं या फिर किसी नदी के तट पर हैं। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मेहरगढ़ किस चीज के लिए विख्यात था। ठीक है, तो यहाँ है रोपड़, नंबर तीसरा है ये रोपड़। रोपड़ खोज देखो भी किसने की थी पहले, तो बस इतना आपको सिर्फ इसमें ये ध्यान रखा कि रोपड़ की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ से क्या मिला है जी? पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हमें। एक बार फिर से बता दूं क्या प्राप्त है? पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए तो क्या मिला है सर? मानव को दफनाया गया है, मानव को दफनाया गया है और साथ ही किसको दफनाया गया है? इसके साथ ही कुत्ते को दफनाया गया है। कुत्ते को दफनाया गया है। और जब हम पाषाणकालीन पढ़े तो वहां हमें ये पता चलता है कि मानव ने सबसे पहले पालतू कुत्ते को बनाया था। तो यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि मानव के लिए अति प्रिय था ये। अब क्या है जी? एक कुत्ता नहीं है, काफी चीजें हैं। पाषाण काल में हमें मिला है कि मानव के साथ दफनाने में काफी चीजों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि कोई कीमती वस्तु है, पत्थर है, पत्थर, ठीक है, मोती हैं, चमकीले मोती हैं, ठीक है, कुछ जानवर हैं, विशेष जानवर हैं। और यहीं से मैं बता दूं, मेहरगढ़ से मानव के साथ बकरी के साक्ष्य मिलते हैं, यानी बकरी को भी और वो पैर मोड़े हुए व्यक्ति मिलता है। ठीक है, तो इतना ही कहना है कि रोपड़ की खोज किसने की? ठीक है, तो ये की थी यज्ञदत्त शर्मा, और पंजाब में है, ये ध्यान रखना है। और पंजाब के किस नदी के तट पर? सतलुज नदी के तट पर है। और क्या मिला जी? तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ से कहाँ से? रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी, यानी मानव ने तांबे का प्रयोग सफलतापूर्वक सीख चुका था। यहाँ पर ये यानी उपकरण यानी औजारों के रूप में क्या है? मानव तांबे का प्रयोग कर रहा था। किसमें? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, और यहां से सेलखड़ी की मोहर मिली है भाई, सेलखड़ी की मोहर।
मोहर, मोहर, मोहर। देखो भाई, सेलखड़ी की मोहर, सिंधु सभ्यता में से 1200 मोहरें मिली हैं, और जिन पर 400 या 400 से अधिक पर हमें चिन्ह मिलते हैं, चिन्ह यानी सिंबल मिलते हैं, और सबसे ज्यादा मिलते हैं कुबड़ा बैल के, कुबड़ा बैल, इसके साक्ष्य मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं किसके। तो आपसे पूछेगा कि किस जानवर के सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, चित्र मिलते हैं, और कितनी मोहरें मिली हैं। ठीक है, तो आगे है, हाँ इसकी खोज और देखो भाई कब की थी, 1955 में की थी इसकी खोज, 1995, 55 है, 1955 में, यानी 1955 में क्या है इसकी खोज की थी। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा क्या मिला, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, सेलखड़ी की मोहरें मिली हैं, और कितनी मिली हैं सर, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में से हमें 1200 मोहर मिली हैं। और अभी तक मैं बता दूं आपको 1500 शहरों को खोजा जा चुका है, यानी शहर नहीं, स्थलों को क्या किया गया है, खोजा गया है, जिसमें से 500 कहाँ पर हैं, भारत में, इसमें पाकिस्तान में है, और जो 1000 है ना वो किस में है, भारत में है, इंडिया में है, और इसमें से सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर है। नोट डाउन करने की बात है भाई, पर्सन मिलेगा कि सबसे ज्यादा सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा स्थल किस स्थान से खोजे गए हैं, तो गुजरात से मिले हैं। और गुजरात में, चलो ये तो आगे बात करेंगे, एक बार इसको इतना देखो, 4 पे लिखोगे भाई, बनावली, बनावली, बनावली या बनावली, ये है बनावली, हरियाणा के फतेहाबाद, फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद से क्या मिलता है, बनावली मिलता है। रविंद्र बिष्ट, इनकी खोज करेंगे भाई, रविंद्र सिंह बिष्ट, कब, 1973, 74 में, 1973-74 में क्या है, बनावली की खोज करेंगे। RS बिष्ट, यानी रविंद्र सिंह बिष्ट। बनावली अगर मैं देखूं तो इसका अर्थ निकला है बना हुआ, लेकिन एक हम पढ़ के आए थे, मोहन जोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो ये सुव्यवस्थित था। कैसा था, सुव्यवस्थित। नगर नियोजन यानी नगर नियोजन पद्धति बहुत ही अच्छी, जल निकासी की सुविधा अच्छी, ठीक है, जल निकासी की सुविधा अच्छी, ठीक है, सफाई की व्यवस्था उत्तम, सड़कें सीधी चौड़ी, सड़कें पक्की ईंटों की सड़कें, मकान। लेकिन अब जितनी भी बात आपने इसमें पढ़ी हैं वो उसका अपोजिट रखना है हमें, कहाँ, बनावली में। कहाँ पर रखना है, बनावली में अपोजिट रखना है, क्योंकि यहाँ नगर नियोजन नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, जल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हैं, सड़कें कच्ची हैं,
ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी हैं, गड्ढे हुए हो पड़े हैं। तो ये क्या है, हमें पता चलता है बनावली के बारे में। बनावली के बारे में हमें पता चलता है। आगे का शहर कौन सा है भाई? आगे है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भाई, ये राखीगढ़ी भी कहाँ पर है? हरियाणा में ही है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट